हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। हम जो है ऑलरेडी 9th चैप्टर तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक को। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 10, तो जिसमें हम जो है कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा था कि वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स जो थे यहाँ पे अराउंड 2300 ईयर्स एगो की बात करें तो हमें जो है कई सारे ऐसे टाउन्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा जो है वो डेवलप हो चुके थे, राइट। तो इस समय के टाउन्स के बारे में या फिर जो सिटीज होती हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि अब जो है लोगों का रहन सहन किस तरह से वहां पे चेंज हो चुका था फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। तो हमें जो है कुछ सोर्सेज वहां से मिले हैं, कुछ जो चीजें हमें यहाँ पे मिली हैं, कुछ रिमेन्स हमें वहां से मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, राइट। तो उनके बारे में जो है हमें कहाँ से पता चलता है, या फिर इन सिटीज के बारे में, इन विलेजेस के बारे में हमें जो है कहाँ से पता चलता है। तो कई सारे जो है ऐसे सोर्सेज है जिनका यूज करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। तो उन्हीं सोर्सेज के बारे में ही जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कई सारे ट्रेडर्स हमारे भारत में आए थे, कई पिलग्रिम्स भी जो है वो हमारे भारत में आए थे, जो कि कई सारे सोर्सेज को या फिर जो टेक्स्ट हो गई या फिर कोई थिंग्स होगी, राइट, यहाँ पे वो छोड़ जाते हैं। तो वो ही जो है हमारे लिए एक मेन सोर्स बनता है हमारे पास्ट को जानने का। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हमने जो है अपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था कि हमारे विलेजेस में, हमारी सिटीज में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से अब जो है डेवलपमेंट हो चुकी थी अराउंड 2300 ईयर्स एगो। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज, राइट। तो एंड इवन जो है इन सोर्सेज के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जो पिलग्रिम्स थे फॉर दूसरे लैंड से हमारी कंट्री में आए थे, एंड वो जो है कौन कौन से टेक्स्ट जो है वो हमारे पास छोड़ गए हैं, या फिर जिनसे हमें जो है हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। एंड इवन जो कुछ और भी ऐसे रिमेन्स थे, लाइक पोट्रीज हो गई, या फिर गोल्ड के कॉइन्स हो गई, या फिर कोई सिल्वर कॉइन के जो ज्वेलरी हो गई यहाँ पे, राइट। तो उनके बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो दिस इज दी लिंक ऑफ अवर टेलीग्राम चैनल, तो इसे आप जो है फॉलो कर सकते हो। इस पे आपको जो है डेली पीडीएफ जो होती है डेली क्लासेस की वो आपको मिलती रहेंगी, एंड इवन कुछ और भी जो अपडेशंस होती हैं, लाइक जो डेली न्यूज होती हैं, भी कौन कौन सी न्यूज यहाँ पे पढ़ने वाली हैं आज की द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसके भी जो है आपको न्यूज के बारे में जो है यहीं से पता चलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जो है फॉलो कर लीजिए, ओके। एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो डायरेक्टली आप जो है वहां पे क्लिक करके इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। So this is about me. As you already know that I am the founder of Navneet IAS Academy, and I had more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSC mains, and in my education qualification I have done MPhil MSc Computer Science field, and I'm also a university merit scholar in mathematics, and I'm also passionate about the teaching, right? So now let's start the chapter number 10, जिसमें हम बात करेंगे about the traders, about the kings and the pilgrims. Okay, तो अब kings जो थे यहाँ पे around 2300 years ago या फिर हम 2000 years ago की बात करें तो जो है मौर्यन एम्पायर के बाद में जो है और कौन कौन से नए किंग्स यहाँ पे आते हैं अलग अलग एरिया में। जैसे कि हमने देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर थी ऑल ओवर द इंडिया जो है उनका यहाँ पे रूल हुआ करता था, बट उनके बाद में जो है इतनी ऑल इंडिया लेवल की एम्पायर जो है वो जल्दी नहीं आती है। तो जब ये डिक्लाइन होती है मॉडर्न एम्पायर, तो उनके डिक्लाइन के बाद में कई सारे जो है छोटे छोटे एम्पायर यहाँ पे अलग अलग एरियाज में आ जाती हैं। तो उन्हीं के बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, एंड इवन कुछ ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स के बारे में भी देखेंगे जो कि इस समय में हमारे भारत में आए थे, एंड उनके द्वारा छोड़े गए जो रिमेन्स हैं उन्हें हम एज ए सोर्स फॉर नोइंग अवर पास्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो अब जो है आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि इस समय तक अराउंड 2300 साल पहले या फिर 2000 साल पहले जो है व्यापार जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था, ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डेवलप हो चुका था। तो इनके बारे में हमें जो है किस तरह से पता चलता है, किस तरह से जो है अंदाजा लगाते हैं ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो प्रीवियस लेसन में या फिर प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में कि हमें जो है इसके अवशेष मिले हैं। तो ये जो कि काफी फाइन पोएट्री थी, स्पेशली बाउल्स भी हैं, प्लेट्स भी मिली हैं जो कि इसी स्टाइल से बनाए गए हैं।
तो ये हमें जो है कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली हैं। ये जो है अलग अलग एरिया से हमें जो है इस तरह की पोर्ट्रीज मिली हैं। ओके, थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अलग अलग एरिया से मिली हैं। तो आप क्या सोच सकते हो कि ये अलग अलग एरियाज में जो है ये किस तरह से पहुंच गई? ओके, सो हो सकता है कि जो व्यापारी है उन्होंने इसे किसी एक जगह से खरीदा हो। ओके, या फिर उसे खरीद के जो है दूसरी जगह पे जो है वो लेके आए हो इसे जो है आगे बेचने के लिए। देन जो साउथ इंडिया था इट वाज फेमस फॉर द गोल्ड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर के लिए, जो ब्लैक पेपर होती है उसके लिए वो काफी फेमस था साउथ इंडिया। एंड इवन प्रेशियस स्टोन्स के लिए भी जो है वो काफी ज्यादा फेमस था। एंड जो एक तरह से जो ब्लैक पेपर है उसकी रोमन एम्पायर में, राइट, जो वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज हैं वहां पे जो है इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। लाइक रोमन एम्पायर में जो है इसकी काफी ज्यादा वैल्यू थी, तो इसे जो है वहां पे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था। ओके, सो क्या होता है, अब जो व्यापारी है वही इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया करते थे। तो जो ब्लैक पेपर हमारे साउथ इंडिया में पाया जाता है वो रोमन एम्पायर में किस तरह से पहुंच गया? तो हम जो है यही जो है एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो व्यापारी थे वो इन चीजों को, जैसे कि साउथ इंडिया से वो ब्लैक पेपर को खरीद के उसे जो है रोमन एम्पायर में ले जाके बेचा करते थे। तो तभी तो उन्हें यहाँ पे पता चल रहा था ब्लैक पेपर के बारे में रोमन एम्पायर के लोगों को, तभी तो जो है ये वहां पे पहुंच गई थी ब्लैक पेपर जो थी रोमन एम्पायर, राइट। तो इन ट्रेडर्स की वजह से जो है ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची थी। ओके, सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू द रोम इन शिप्स, तो वो शिप्स में लेके जाया करते थे इन सारी चीजों को रोम की तरफ, अक्रॉस द सी, पूरा सी जो है उसे पार करके, या फिर जो है लैंड के थ्रू भी जो है वो जाया करते थे। तो सी राउट एंड जो लैंड राउट जो है वो ट्रेडर्स ने यहाँ पे काफी अच्छे से अब तक फाइंड कर लिए थे, राइट। सो ऐसा भी अंदाजा लगाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि रोमन एम्पायर के साथ जो है काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि साउथ इंडिया में जो रोमन गोल्ड कॉइन्स है वो हमें काफी मात्रा में मिले हैं। तो इसे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रोमन एम्पायर है उनके साथ जो है काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था। तो ट्रेडर्स ने जो है कई सारे सी राउट्स जो है वो एक्सप्लोर कर लिए थे। सो सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, राइट। तो जो कोस्ट हैं हमारे, राइट, उसी को ही वो फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते थे। सो देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, राइट। तो इनको पार करके भी वो जाया करते थे। तो जब अरेबियन सी से एंड बे ऑफ बंगाल से ये जो ट्रेडर्स हैं वो जाया करते थे, तो वो क्या करते थे, वो मॉनसून विंड्स जो होती हैं उसका वो फायदा उठाया करते थे। मीन जिस दिशा में मॉनसून विंड्स यहाँ पे बहती थी तो उसी दिशा में इन्हें जाना होता था, राइट। तो ये पहले ही अंदाजा लगा रहे थे कि जो है ये जो मॉनसून की विंड्स हैं वो इस दिशा की तरफ बहेंगी यहाँ पे, तो हमें जो है इसी का फायदा उठाना है, क्योंकि जब शिप्स में ये होती हैं तो इन्हें जो है ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है शिप्स को चलाने के लिए। तो ये जो है इन विंड्स का यहाँ पे फायदा लेके सीज को जो है क्रॉस कर लेते थे क्विकली, काफी जल्दी से ये जो है इसे क्रॉस कर लेते थे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, अगर जो है वो हमारे कंट्री का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां तक पहुंचना चाहते हैं फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और द अरेबिया, तो वो क्या करेंगे, वो साउथ वेस्ट मॉनसून की वेट करेंगे। जब साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो उन्हीं की विंड्स के थ्रू जो है सेल करते हुए हमारे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पहुंच जाएंगे फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और द अरेबिया। ओके, तो इस चीज के लिए इतने लंबे राउट्स जो हैं वो इन्हें यहाँ पे अब पूरे करने थे। तो इन राउट्स को, इन सी राउट्स को जो है एक तरह से फुलफिल करने के लिए या फिर सक्सेसफुल करने के लिए इन्हें जो है काफी मजबूत शिप्स भी बनानी पड़ती थी, जो कि इतनी लंबी जर्नी को जो है वो अच्छे से कवर कर सके। ओके, तो काफी मजबूत शिप्स जो होती हैं वो ये लोग बनाया करते थे। तो कुछ संगम पोइम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था साउथ इंडिया में जो संगम पोइम्स थी वो यहाँ पे जो है इन्हें कंपोज किया गया था एंड कंपाइल किया गया था। इसके बारे में हमने जो है अपनी चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ा था। तो उन संगम पोइम्स को अगर हम यहाँ पे देखें, राइट, उसमें उन पोइम्स को देख के हमें जो है व्यापार के एविडेंस के बारे में पता चल जाता है। उन पोइम्स में जो है इन चीजों के बारे में जो है मेंशन किया हुआ है जो चीजों का यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। ओके, so here is one which describe the goods brought into the पुहार एरिया, जो है यहाँ पे हमारा कोस्ट है, राइट। तो पुहार एरिया में जो भी चीजें यहाँ पे लाया जाती थी, एंड इम्पोर्टेंट पोर्ट था ईस्ट कोस्ट में, तो कौन कौन सी चीजें थी, स्विफ्ट,
प्रिंसिंग हॉर्सेस बाय सी इन द शिप्स में जो है काफी जो है तकड़े जो घोड़े होते वो यहाँ पे लाए जाते थे, काफी अच्छी किस्म के जो घोड़े होते वो यहाँ पे लाए जाते थे। देन ब्लैक पेपर जो है वो कार्ट्स में यहाँ पे आता था कोस्ट की तरफ, एंड इसे जो है दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता था रोमन एम्पायर की तरफ। देन हिमालय से जेम्स एंड गोल्ड की जो कुछ गोल्ड बॉन्ड चीजें होती हैं वो यहाँ पे लाई जाती थी। देन जो सैंडलवुड है जो कि वेस्टर्न हिल से मिलता है वो भी इसी के थ्रू जो है, इसी पोर्ट के थ्रू, पुहार पोर्ट के थ्रू ही जो है इसका व्यापार होता था। देन पर्ल्स हो गए फ्रॉम द साउदर्न सीज, इसका भी ट्रेड होता था। कोराल्स हो गए ओके फ्रॉम द ईस्टर्न ओशियंस, उनका भी ट्रेड हुआ करता था। एंड गंगा की जो यील्ड होती है एंड जो क्रॉप्स थी यहाँ पे फ्रॉम द कावेरी, राइट, तो क्रॉप्स जो थे हमारे इंडिया की उनका भी व्यापार हुआ करता था। देन श्रीलंका की जो फूड स्टफ्स होती हैं या फिर पोट्री जो थी म्यांमार की, राइट, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स थे। मीन जो है श्रीलंका से कुछ फूड स्टफ यहाँ पे लाया जाता था हमारी कंट्री में, एंड पोट्री जो है वो म्यांमार से लाई जाती थी हमारी कंट्री की तरफ, तो इनका इंपोर्ट होता था। बाकी ये वाली जो सारी चीजें हैं इनका जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करता था, राइट। सो अब इसके साथ साथ जो है कोस्ट की तरफ जो हमारे कोस्ट होते हैं ओके, वहां पे जो है अब नए किंगडम्स भी बन गए थे, राइट। कौन कौन से किंगडम्स थे? सो जो साउदर्न हाफ है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, अगर साउदर्न पार्ट की हम यहाँ पे बात करें तो उसमें जो कोस्ट लाइन है उसकी ओके, तो वो जो है काफी लंबी है, यहाँ पे हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं एंड रिवर वैलीज भी हैं। सो अमंग द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। तो रिवर वैलीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कावेरी रिवर की जो वैली है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। सो चीफ्स एंड किंग्स जो इस एरिया को कंट्रोल किया करते थे वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो राजा ज्यादा जो है वो रिच भी हो जाते हैं ओके। तो संगम पोएम्स में एक यहाँ पे जो है वर्ड यूज किया गया है मूवेंदार ओके। तो मूवेंदार जो है ये एक तमिल वर्ड है। मूवेंदार का मतलब होता है 3 चीफ्स ओके। तो ये वर्ड जो है संगम पोएम्स में यूज किया गया है, तो इसका मतलब है 3 चीफ यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। मीन जो इस एरिया में 3 रूलिंग फैमिलीज हुआ करती थी उनके हेड जो थे, राइट, मीन जो उनके राजा थे इन रूलिंग फैमिलीज के, उनके लिए जो है एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है मूवेंदार। तो वो रूलिंग फैमिलीज कौन सी थी यहाँ पे जो कि इस एरिया के आसपास जो है वो काफी रिच एंड पावरफुल किंगडम थे उनके, वो थी चोलास, चेरास एंड दी पांड्यास, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं इन दी साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। ये कौन सा समय है? जब मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है, राइट। उसके डिक्लाइन के बाद में जो है हमने देखा था कि कई सारे छोटे छोटे जो है और किंगडम्स यहाँ पे बन जाते हैं, बट चोलास, चेरस एंड पांड्यस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये साउथ इंडिया में काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो इनके बारे में जो है लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। सो इस टॉपिक को जो है अच्छे से कवर कीजिएगा। सो ये आप यहाँ पे मैप में देख भी सकते हो, ये हमारा जो कोस्ट है, ये जो साउदर्न कोस्ट है, दिस वन ओके, दिस वन इज द साउदर्न कोस्ट। तो यहाँ पे जो 3 एम्पायर थी, एक होगी यहाँ पे सबसे पहले चोला, सेकेंड वन इज दी चेरास एंड द थर्ड वन इज दी पांड्यास ओके। तो ये इनका एरिया है, दिस वन पांड्यास का एंड दिस वन इज द चोलास एंड दिस वन इज दी चेरास। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे इनके पास जो है कोस्ट है ओके। तो ये जो एम्पायर है इन्हीं कोस्ट की वजह से भी जो है वो काफी ज्यादा रिच होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रेड काफी ज्यादा हुआ करता था। तो इन्होंने ट्रेड के ऊपर जो है इनका काफी ज्यादा कंट्रोल था, तो वहां से काफी ज्यादा जो टैक्सेस होते वो भी ये इकट्ठे किया करते थे। दैट इज वाई जो है दे वर सो मच पावरफुल एंड रिच, राइट। सो अब ये जो तीनों चीफ थे इनके पास जो है पावर के 2 सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे कि आप जानते हो, वन इन लैंड एंड वन ऑफ दी कोस्ट। एक तो इनके पास लैंड हुआ करती थी इनकी, दिस वन, ये लैंड हो गया चोला का, एंड ये वाला जो हो गया आपका सी कोस्ट ओके। तो ये 2 पार्ट्स इनके पास हुआ करते थे। सिमिलरली पांड्यास की हो गई यहाँ पे, दिस वन इज द लैंड, यहाँ पे भी ये रूल करते थे। देन ये इनका यहाँ पे कोस्ट हो गया, यहाँ पे भी ये रूल करते थे। सिमिलरली चेरास का, दिस वन इज द लैंड एंड ये इनका जो है कोस्ट हो गया यहाँ पे ओके। सो ऑफ दीज 6 cities 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है इन तीनों में से, इन तीनों के जो यहाँ पे जो रूल थे उनमें से जो है 2 cities जो थी वो सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट थी।
पहला जिसके बारे में हमने पढ़ा है पुहार, जहाँ पे हमने देखा था कि कई सारी चीजों का व्यापार यहाँ पे हुआ करता था। पुहार जो है एक अनदर नेम था कावेरी पट्टनम का। ये जो है चोलास का पोर्ट हुआ करता था। एंड नेक्स्ट इज दी मदुरई, मदुरई जो कैपिटल थी यहाँ पे पांड्यास की। ओके, तो ये जो है पुहार हो गया एंड दूसरा मदुरई हो गया। ये जो है काफी ज्यादा फेमस थे उस समय में 2300 ईयर्स एगो, ये दो सिटीज जो थी। ओके, तो ये जो चीफ थे वो रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे, तो ये क्या करते थे, इंस्टेड ये जो है जो गिफ्ट होते हैं लोगों से वो डिमांड किया करते थे, वही रिसीव किया करते थे। ओके, तो दे ऑल्सो वेंट ऑन दी मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लिए भी जाते थे एंड जो नेबरिंग एरियाज हैं इनके, वहां से ये ट्रिब्यूट भी कलेक्ट किया करते थे। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ वेल्थ या जो होती है वो अपने पास रख लेते थे, बाकी जो है वो अपने सपोर्टर्स को दे देते थे। ये जो सारा पैसा है वो सपोर्टर्स को भी दे देते थे, उनके फैमिली हो गई, सोल्जर्स हो गए या फिर पोइट्स हो गए, उनमें ये सारा पैसा वो बांट दिया करते थे जब ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जाके नेबरिंग एरिया से ट्रिब्यूट इकट्ठा करके लाते थे। संगम कलेक्शन में जो है कई सारे पोएट्स ने इनकी प्रेज में, इन तीनों ही चीफ की प्रेज में जो है कई सारी यहाँ पे कॉम्पोजिशंस जो है वो लिखी हैं। एंड जब ये लोग इनकी प्रेज में इनकी प्रशंसा में ये सारी पोएम्स लिखा करते थे, तो ये जो रूलर हैं ये क्या करते थे, इन्हें जो है प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लॉथ जो होते हैं वो इन्हें एज ए रिवॉर्ड दे दिया करते थे। ओके, सो अराउंड 200 ईयर्स लेटर एक नई डायनेस्टी आती जिनका नेम था सतवाहनास। वो जो है वेस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है वेस्टर्न इंडिया में। ओके, इसके 200 साल के बाद में, 2300 ईयर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इसके 200 साल बाद में 2100 साल के बाद की हम यहाँ पे बात करें। ओके, अराउंड 2100 ईयर अगो यहाँ पे जो है सतवाहना रूलर्स आ जाते हैं, कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे यहाँ पे सतवाहनास के वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है प्रीलिम्स में, वेदर इट इज अ यूपीएससी, वेदर इट इज अ स्टेट पीएससी, तो या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी जीके में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सतवाहनास के सबसे जो पावरफुल रूलर थे वो कौन से थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ओके, तो अब जो है इनके बारे में, ये जो सतवाहना रूलर्स थे इनके बारे में हमें कहां से पता चलता है, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। एक इन्होंने यहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है वो खुदवाई हुई थी, कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो उन्होंने अपनी मदर के बिहाफ पे ये जो इंस्क्रिप्शन है वो वहां पे बनवाई थी। उनकी माता का नाम था गौतमी बालाश्वरी। ओके, एंड यहाँ पे अब गौतमी श्री सतकर्णी एंड कुछ और सतवाहना रूलर्स थे, दे वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पाथ। ओके, तो उन्हें जो है दक्षिण पाथ का जो है राजा बोला जाता था। ये जो सतवाहना रूलर्स थे इन सभी को जो है दक्षिण पाथ का राजा बोला जाता था। लिटरली वो राउट जो कि वेस्टर्न इंडिया से साउथ की तरफ जाता था, उस राउट को जो है ये लीड किया करते थे। ओके, सो वे क्या करते थे, इस एरिया में अपनी आर्मी जो है वो भेजा करते थे टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट की तरफ भी जो अपनी आर्मी जो है वो भेजा करते थे वहां से ट्रिब्यूट इकट्ठा करने के लिए। एंड ये दक्षिण पाथ जो है वेस्टर्न इंडिया से जो साउथ इंडिया की तरफ जो पाथ यहाँ पे जाता है उसका इन्हें लॉर्ड बोला जाता था। उस एरिया को या फिर उस पाथ को जो है इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था। वहां से जो भी गुजरता था तो उनसे जो है ये ट्रिब्यूट भी लिया करते थे। राइट, सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ सिल्क राउट। तो ये वही समय था अराउंड 2300 से लेके 2000 की हम यहाँ पे बात करें, 2000 ईयर्स एगो की बात करें, तो जो सिल्क राउट है वो भी यहाँ पे फेमस हो जाता है। तो एक रिच एंड ग्लोसी कलर जो होता है सिल्क का एंड इसके स्मूथ टेक्सचर की वजह से जो है ये सोसाइटीज में हाईली वैल्यूड फैब्रिक बन चुका था। ओके, तो बट सिल्क को बनाने का जो काम होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। पहले जो रॉ सिल्क होती है उसे कोकून्स जो होते हैं, ओके, सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो कोकून्स यहाँ पे बनाते हैं। उस कोकून्स में से हमें जो है रॉ सिल्क को निकालना है। देन इस रॉ सिल्क को हमें जो है थ्रेड बनाना है, इसका उसे जो स्पन करना है इनटू द थ्रेड एंड देन जो है इसे इस थ्रेड के साथ जो है क्लॉथ को वूवन किया जाता है, बुना जाता है। ओके, तो टेक्निक जो थी यहाँ पे सिल्क को बनाने की वो सबसे पहले चाइना में ही इन्वेंट की गई थी अराउंड 7000 ईयर्स एगो। एंड वाइल द मेथड जो है वो काफी समय तक जो है ये सीक्रेट रहता है, 1000 ऑफ ईयर्स तक जो है ये सीक्रेट ही रहता है सिल्क को बनाने का जो काम होता है। Okay, so some people from China who went to distant lands on foot
horseback and on camels carried silk with them। तो अब चाइना से कई ऐसे भी लोग थे जो कि दूसरी लैंड्स में जाया करते थे पैदल, या फिर घुड़सवार जो लोग थे, या फिर कैमल्स पे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाया करते थे, अपने साथ जो है वो सिल्क भी लेके जाते थे। ओके, तो जिस पाथ को वो फॉलो किया करते थे एक चाइना से दूसरी लैंड्स में जाने के लिए, तो उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, उसी पाथ को हम जो है सिल्क राउट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो समटाइम चाइनीज रूलर्स जो होते थे वो जो है एक तरह से ईरान एंड वेस्ट एशिया की तरफ भी सिल्क को एज ए गिफ्ट वो भेजा करते थे, एंड फ्रॉम देयर जब वो ईरान एंड वेस्ट एशिया की तरफ जो है एज ए गिफ्ट इस सिल्क को भेजते हैं, तो ये जो सिल्क की जो नॉलेज होती है वो फर्दर वेस्टर्न कंट्रीज में और ज्यादा फैल जाती है। सो अबाउट 2000 years ago सिल्क को पहनने का जो एक फैशन ही बन जाता है रूलर्स के बीच में, या फिर रोम के कुछ रिच पीपल थे तो उनके बीच में जो ये फैशन बन जाता है सिल्क को पहनने का। ओके, तो ये उस समय में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, एंड इसे जो है चाइना से ही खरीद के लाना पड़ता था, एंड कई सारे डेंजरस रोड से जो है गुजरना पड़ता था जब ये चाइना से इस सिल्क को लेके आते थे अपने एरियाज में वेस्टर्न एशिया में। तो माउंटेन्स के थ्रू इन्हें गुजरना पड़ता था, डेजर्ट्स के थ्रू जो है इन्हें गुजरना पड़ता था। तो जो लोग यहाँ पे अब इस राउट में रहा करते थे, मीन जिस राउट से जो है ये सिल्क को लेके आते थे फ्रॉम द चाइना टू द डिस्टेंट लैंड्स, या फिर रोम की हम यहाँ पे बात करें, या फिर वेस्ट एशिया की तरफ यहाँ पे बात करें, तो जो रास्ता यहाँ पे पड़ता था, ओके, तो उस रास्ते में जो लोग यहाँ पे रहा करते थे वो इनसे जो है पेमेंट्स डिमांड किया करते थे, इन ट्रेडर्स से। जो भी ट्रेडर्स इस रास्ते से इस सिल्क रूट से जो है वो पास होते थे, इनसे जो है वो पेमेंट डिमांड करते थे। तो इस पेमेंट के बदले में वो क्या होता था, यहाँ पे कुछ किंग्स ने अब जो है इन पोर्शंस को, इस राउट के पोर्शंस को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो है वो इन टैक्सेस से जो है बेनिफिट ले सकते थे, एज ए ट्रिब्यूट भी जो है उनसे वो पैसा लेते थे, एंड इसके बदले में जो है वो ट्रेडर्स को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, उन्हें जो है प्रोटेक्ट करते थे कि आपके ऊपर जो है कोई भी और पर्सन अब जो है अटैक नहीं कर सकेगा, कोई भी रॉबर्स जो है वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से कई किंग्स ने जो है इस सिल्क राउट को जो है अपने कंट्रोल में कर रखा था। ओके, सो द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर जिन्होंने सिल्क राउट को जो है कंट्रोल किया था वो थे कुशानास। ओके, कुशानास थे हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अबाउट 2000 years ago। तो अब 2000 years ago अगर हम वेस्टर्न इंडिया की सॉरी यहाँ पे नॉर्थन इंडिया की ही बात कर लें, तो यहाँ पे कौन से रूलर थे, वो थे कुशानास। तो ये आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे अब जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे कुशानास का रूलर है, एंड दिस वन इज दी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्ट एशिया है हमारा, या फिर जो सेंट्रल एशिया है, तो ये सारा जो एरिया है वो भी जो है अब कुशानास के कंट्रोल में था। ओके, तो इंडिया का कौन सा रूलर था, वो थे कुशांस, जिन्होंने सिल्क राउट को जो है वो अपने कंट्रोल में उन्होंने किया हुआ था। अंडरस्टैंड? सो दिस वन इज दी सिल्क राउट। ये है यहाँ पे सिल्क राउट। इस राउट को जो है फॉलो किया जाता था जब चाइना से दूसरी कंट्रीज में जो है सिल्क को लेके जाना होता था। तो ये जो रेड वन आप देख रहे हो, दिस वन, दिस इज ए लैंड राउट। ओके, ये वाला जो है ये लैंड राउट है, एंड दिस वन, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो, दिस वन इज ए सी राउट। ओके, तो यहाँ से चाइना से सी के थ्रू जो है यहाँ से इस एरिया को गुजरते हुए, जावा से निकलते हुए, राइट, देन हमारी कंट्री का, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है साउथ इंडिया का, वहां से निकलते हैं, देन हमारी कंट्री में यहाँ पे भी आते हैं। ओके, देन इस तरह से जो है ये दूसरी कंट्रीज में, इवन जो है ये यूरोप में भी जाया करते थे, एंड दिस वन इज दी लैंड राउट जो रेड वाला है। ओके, सो टू मेजर सेंटर जो थे ऑफ द पावर वर द पेशावर एंड द मथुरा। तो इनके, अब जो कुशाना रूलर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनके पावर के दो मेजर जो है सेंटर थे, एक था यहाँ पे पेशावर, दूसरा था कौन सा, मथुरा। दिस वन इज द मथुरा। ओके, तो ये इनके जो है मेजर तरह से एरिया थे जो कि इनके कंट्रोल में हुआ करते थे। पेशावर जो है अभी पाकिस्तान में लोकेटेड है, राइट। एंड तकसीरा जो है इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तो तकसीरा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एंड वो भी जो है दिस वन। ओके,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो भी जो है कुशानास के एम्पायर में ही इंक्लूडेड था। सो ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क राउट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ रिवर इंदस, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। तो इनके समय में, कुशानास के समय में, अब जो एक सिल्क राउट था वो उसमें जो है अब इंडिया भी इंक्लूड हो गया था। ओके, तो यहाँ से जो है रिवर इंदस के पास से होके जो लोग थे या फिर जो ट्रेडर्स थे वो गुजरा करते थे, एंड रिवर इंदस के पास होके देन उसके बाद में जो है रोमन एम्पायर की तरफ जो शिप्स थी वो जाया करती थी। यहाँ से दिस वन इज रिवर इंदस, एंड यहाँ से होके जो शिप्स थी वो जाया करती थी। ओके, so the Kushanas were amongst the earliest ruler of the subcontinent to issue the gold coins also. So this line is also important. तो जो कुशानास थे वो अर्लीस्ट रूलर में से एक थे जिन्होंने जो है सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। तो ये नहीं है कि कुशानास ने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, बट वो अर्लीस्ट रूलर्स में से एक रूलर थे जिन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। ओके, सो दीज वर यूज्ड बाय द ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क राउट। तो ये जो गोल्ड कॉइन थे ये जो है ट्रेडर्स के द्वारा यूज किए जाते थे सिल्क राउट में। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस चैप्टर। ओके, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम यहाँ पे इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द चैप्टर नंबर 10 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.